नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं धान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित हम पूरी बात करेंगे। और ये वीडियो है वो आप कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, टीए, जेट और CO2 इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और धान के अंदर से मेरा वादा है आपसे, यानी कि धान के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सारे क्वेश्चनों को हम व्याख्या सहित कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके अलावा इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है उनकी PDF अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बिना देरी के अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अस धान की बुआई का उपयुक्त समय होता है, यानी धान की जो अस है उसको यानी कि कौन से महीने में बोया जाता है। पहला है जनवरी फरवरी, दूसरा है अप्रैल मई, तीसरा है अगस्त सितंबर और डी नंबर है नवंबर दिसंबर। तो सबसे पहले अपने समझते हैं जो अस शब्द है, ये अस शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? संस्कृत भाषा के एक शब्द है आंसू, यानी अस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के आंसू शब्द से हुई है। और इस आंसू का अर्थ होता है वो क्या होता है? जल्दी या शीघ्र। ठीक है, यानी आपने क्या समझा? आस जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के आंसू शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जल्दी या शीघ्र। ठीक है, अब देखिए, यानी कि अस धान उसे कहते हैं जो क्या है मानसून से जल्दी आता है या पहले आता है। और मानसून आता है वो कब आता है? लगभग जून के अंदर। और जून से जल्दी क्या होगा? अप्रैल मई। तो यानी कि अस धान की बुआई है वो कब की जाती है? अप्रैल मई में। याद रहेगा आपको अच्छे तरीके से, मुझे पता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे अपने। नेक्स्ट है धान की, यानी कि धान है वो कौन सी जलवायु का पौधा है? पहला ऑप्शन है उष्ण एवं शुष्क जलवायु का, बी नंबर ऑप्शन है उष्ण व नम जलवायु का, सी नंबर है शीतोष्ण व शुष्क जलवायु का और डी नंबर है उपोष्ण व शुष्क जलवायु का। देखिए दोस्तों, अपने डायरेक्ट उत्तर पर न जाते हुए इसके थोड़ा सा अपने क्या है समझते हैं, जिससे आप और भी जो फसलें हैं उनकी जलवायु भी आप ध्यान से बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धान है वो कौन सी ऋतु की फसल है। तो आप कहोगे ये तो हमें पता है, कौन से ऋतु की है? खरीफ ऋतु की है। ठीक है, दूसरी बात करें, आपको पता है धान को क्या है अधिक पानी की आवश्यकता होगी। क्या है? अधिक पानी की आवश्यकता होगी। अगर डायरेक्ट उत्तर देना चाहें तो इनमें देखेंगे अपने क्या एक ही आ रहा है, जिसमें क्या है कौन सी नम जलवायु है, तो वो तो बी नंबर, उत्तर तो बी हो जाएगा। परंतु जो खरीफ की फसल है, खरीफ की जो भी फसलें होती है वो ज़्यादातर क्या होती है? उष्ण जलवायु की होती है। कौन सी जलवायु की होती है? उष्ण जलवायु की होती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो यानी कि धान है वो क्या है? एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है, या हम कह सकते हैं उष्ण व, यानी कि इसको अधिक नमी की आवश्यकता होती है, तो यानी कि उष्ण व नम जलवायु का पौधा है। तो ये आपको याद रखना है। और ज़्यादातर यानी कि जो खरीफ ऋतु की फसलें होती है वो कैसी होती है? ट्रॉपिकल होती है या उष्ण जलवायु की होती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं धान की खेती करने के लिए उपयुक्त पीएच मान। धान की खेती करने के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना चाहिए? अब देखिए, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, धान की खेती अभी हमने बात की थी नमी में करते हैं। और नमी में करते हैं तो आपको पता है जहां पर ज़्यादा नमी होती है वहां पर भूमि कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो यानी कि धान की खेती है वो हल्के अम्लीय खेतों में की जा सकती है, या जहां पर हल्की भूमि होती है वहां पर आसानी से कर सकते हैं। तो धान की खेती करने के लिए अपने क्या है 4 से लेकर 6.5 का जो पीएच मान है वहां पर आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है पीएच शब्द है वो किसने दिया था? सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था? 1909 में दिया था। चलिए, नेक्स्ट आता है धान की SRI यानी श्री पत्ती में बीज दर रखी जाती है। पहला ऑप्शन है 12 से 15 किलोग्राम, बी नंबर ऑप्शन है 5 से 6 किलोग्राम और सी नंबर है 60 किलोग्राम और ए नंबर है ये डी नंबर है, ये क्या हो जाएगा? 40 से 50 किलोग्राम। पहले राइट आंसर की बात कर लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम।
अब देखिए, अगर बात करें धान की जो SRI विधि होती है, इसमें सीड रेट है वो 5 से 6 किलोग्राम रखी जाती है। इसके अंदर क्या है, R/P, ये भी आपको याद रखनी है। यानी कि सीरी विधि के अंदर R/P है वो कितने रखते हैं, 25 × 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 25 × 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। उसके अलावा अगर बात करें और अपने, तो इस बात इसके अंदर कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है। धान की SRI विधि होती है, इसमें नर्सरी होती है वो 8 से 10 दिन में तैयार हो जाती है। नर्सरी होती है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है, 8 से 10 दिन में तैयार हो जाती है। डेपोक विधि में आपको पता है, अगर डेपोक विधि की बात करूं तो आपको पता है क्षेत्रफल है वो कितना रखा जाता है, 25 से 30 वर्ग मीटर। जबकि सीरी विधि के अंदर यानी कि क्षेत्रफल है वो कितना चाहिए, 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल चाहिए। अगर 1 हेक्टेयर में हमें फसल उगानी है तो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी सीरी विधि। तो 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। धान की सीरी विधि के अंदर बीज दर है 5 से 6 किलोग्राम रखी जाती है। R/P 25 × 25 सेंटीमीटर रखते हैं। नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, 8 से 10 दिन में। और क्षेत्रफल कितना चाहिए, 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए आपके सामने सारी यानी कि धान की जो विभिन्न विधियां हैं उन सभी की बीज दर। अगर सीधे खेत में हम बुआई कर रहे हैं तो बीज दर कितनी लेनी है, 80 से 100 किलोग्राम, ये प्रति हेक्टेयर है। अगर रोपाई कर रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम। अगर हाइब्रिड पेडे की बात करूं, हाइब्रिड धान की बात करूं तो 12 से 15 किलोग्राम। अगर डिबलिंग विधि की बात करूं तो 80 से 90 किलोग्राम। ड्रिलिंग विधि की बात करूं तो 60 किलोग्राम। डेपोक विधि की बात करूं तो 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग। और SRI विधि अभी हमने बात की थी 5 से 6 किलोग्राम। तो ये भी आपको याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में आयरन रस्ट किस पोषक तत्व की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा है जिंक, तीसरा है तांबा और D नंबर है मैग्नीज। तो दोस्तों अगर आपको बात करूं, ये आयरन रस्ट है यानी कि धान के अंदर एक रोग होता है जिसका नाम है खेरा रोग। तो खेरा रोग का ही दूसरा नाम है, इसे आयरन रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, खेरा रोग आप सभी को पता है। खेरा रोग तो आप तुरंत बता दो किसका, जिंक की कमी से होता है। तो इसी का दूसरा नाम है आयरन रस्ट। तो खेरा रोग या आयरन रस्ट है किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। और जहाँ पर ज़्यादा नमी रहती है तो वहाँ पर जिंक की कमी हो ही जाती है। उसके अलावा आपको याद रखना है, यानी कि इस जिंक की पूर्ति करने के लिए क्या है, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालते हैं। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है जिंक की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सीता किसकी किस्म है। कृषि पर्यवेक्षक 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और हम धान की बात कर रहे हैं तो आपको पता है किसकी किस्म है, धान की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की धान की बुआई के लिए, यानी कि अगर आपको 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुआई करनी है और क्यारियां हैं उनका साइज क्या रखना है, 8 × 1.25 मीटर आकार की कितनी क्यारियों की आवश्यकता होगी। पहला ऑप्शन है 25, B नंबर है 50, C नंबर है 75 और D नंबर है 100। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कितनी 50 क्यारियों की आवश्यकता होगी। अगर यानी कि 8 × 1.25 मीटर आकार की हम क्या है 1 हेक्टेयर के अंदर बुआई कर रहे हैं तो कितने क्यारियों की आवश्यकता होगी, 50 क्यारियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में R/P रखी जाती है। ये कृषि पर्यवेक्षक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 20 × 10 सेंटीमीटर, B नंबर है 25 × 25 सेंटीमीटर, C नंबर है 30 × 50 सेंटीमीटर और D नंबर है 30 × 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर सीधा आपको पूछे कि धान में सामान्यतः यानी कि R/P है वो कितनी रखी जाती है, 20 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। कितने रखते हैं, 20 × ये अभी आपको मैंने बताया था। अगर कौन सी विधि हम काम में ले, SRI विधि अगर काम में लेते हैं तो 25 × 25 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, धान की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद खेत में नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने से कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। यानी कि अगर धान की अपने रोपाई करने के 7 से 10 दिन बाद में क्या है, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं 15 किलोग्राम, तो नाइट्रोजन की बचत है वो कितनी हो जा सकती है, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। तो लगभग यानी कि अगर 15 किलोग्राम हम BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी प्रयोग करते हैं तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो सकती है। ठीक है, सामान्य अगर अपने क्या है यूरिया DAP के द्वारा अगर धान के अंदर नाइट्रोजन डालते हैं तो आपको याद रखना है अपने 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है धान को यानी कि 80 से लेकर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है।
तो कुछ हम नील हरित शैवाल से करते हैं, कुछ एजोला से करते हैं, कुछ यूरिया और कुछ डीएपी से इसकी पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डेपोक विधि से 1 हेक्टेयर में फसल लगाने हेतु कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। ये मैं पहले बता चुका हूँ, अपने एसआरई विधि की बात की थी। तो कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी अगर क्या है 1 हेक्टेयर में फसल लगानी है। कौन सी विधि से, डेपोक विधि से। डेपोक विधि की अगर बात करूँ तो डेपोक विधि के बारे में आपको याद रखना है, इसके द्वारा जो नर्सरी होती है वो 11 से 15 दिन में तैयार हो जाती है। यानी कि डेपोक विधि से अगर अपने नर्सरी तैयार करते हैं तो 11 से 15 दिन में तैयार हो जाती है। एक बात और याद रखनी है, अगर हमने डेपोक विधि से कोई पौधा तैयार किया है उसमें अन्य विधियों की अपेक्षा पुष्पन होता है, जो फ्लोरिंग होता है वो भी 4 दिन पहले हो जाता है। तो ये कुछ बातें आपको डेपोक विधि के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप कृषि पर्यवेक्षक के नोट्स मंगवाना चाहते हो तो हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको कृषि पर्यवेक्षक के कंप्लीट नोट्स, जिसमें जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर के तीनों पार्ट मिलेंगे। और इसकी जो डिलीवरी है उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाता है। कंप्लीट यानी 999 रुपये के आपके अंदर आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, हमारे नंबर है वो लिख सकते हो 84 408 11 208 या 96 496 96 321। इन पे आप मैसेज कर सकते हो हमें व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट बात करते हैं, धान की नाइट्रोजन उपयुक्त क्षमता होती है, यानी कि धान है वो नाइट्रोजन उपयुक्त क्षमता का मतलब है हम जितना ही नाइट्रोजन डालते हैं उसका उपयोग कितना कर सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन आपके पास 15 से 20%, बी नंबर है 20 से 25%, सी नंबर है 30 से 40 और डी नंबर है 40 से 50। तो धान की जो नाइट्रोजन उपयुक्त क्षमता होती है वो कितनी होती है, 30 से 40% होती है। कितनी होती है, 30 से 40% होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, धान की फसल पकने तथा अच्छी बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान, यानी कि धान की फसल को अच्छे तरीके से पकने और अच्छी बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान है वो कितना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और डी नंबर है 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो धान की अच्छी बढ़वार के लिए जो यानी कि उपयुक्त तापमान है वो कितना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। यानी कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस धान की पकने के लिए और अच्छी बढ़वार के लिए क्या उपयुक्त तापमान होता है। नेक्स्ट अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से धान की कौन सी किस्म सीधी बुआई हेतु उपयुक्त है, यानी कि डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं जिसकी हम नर्सरी तैयार न करें। तो यानी कि पहला है रत्ना, दूसरा है जया, 3 नंबर है यानी सी नंबर है IR8 और 8 ये डी नंबर है दोस्तों। तो डी नंबर है बाला। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाला। यानी कि बाला किस्म है जिसके वो क्या है सीधी बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत का जादुई धान कौन सी किस्म को कहा जाता है, यानी कि भारत की कौन सी किस्म है जिसे भारत का जादुई धान कहा जाता है। पहला ऑप्शन है IR8। IR8 के बारे में ध्यान रखना है, इसे क्या है विश्व का जादुई धान कहा जाता है। विश्व का जादुई धान किसे कहा जाता है, IR8 को कहा जाता है। जबकि अगर बात करें भारत का जादुई धान किसे कहा जाता है, जया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जया को। और विश्व का जादुई धान किसे कहा जाता है, IR8 किस्म को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म यानी कि म्यूटेशन वेराइटी की बात करें तो वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है रत्ना, बी नंबर है जया, सी नंबर है जगन्नाथ और डी नंबर है कस्तूरी। तो भारत की प्रथम उत्परिवर्तित धान की किस्म है वो कौन सी है, जगन्नाथ है। यानी कि धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म का नाम है वो कौन सी है, जगन्नाथ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, हाइब्रिड धान के जनक किसे कहा जाता है, हाइब्रिड राइस के जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गुरदेव सिंह खुश, बी नंबर है युआन लोंगपिंग, सी नंबर है इंगोपोट्रिक्स और डी नंबर है कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर अगर बात करें तो वो तो कौन सा है, हाइब्रिड राइस के युआन लोंगपिंग है। गुरदेव सिंह खुश की बात करें तो इन्हें सुपर राइस के जनक कहा जाता है। इन्हें सुपर राइस के जनक किसे कहा जाता है, गुरदेव सिंह खुश को कहा जाता है। और इंगोपोट्रिक्स की बात करें तो इन्हें गोल्डन राइस का जनक कहा जाता है। गोल्डन राइस की अगर बात करें तो इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। तो इंगोपोट्रिक्स को गोल्डन राइस का जनक कहा जाता है, गुरदेव सिंह खुश को सुपर राइस का जनक कहा जाता है, युआन लोंगपिंग को हाइब्रिड धान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, धान के खेत में एजोला का प्रयोग करते हैं, यानी कि एजोला का प्रयोग है वो कब किया जाता है, बुआई से 7 दिन पहले, बुआई के 7 दिन बाद, बुआई के 30 दिन पहले या बुआई के 30 दिन बाद। तो यानी कि जो एजोला है, नील हरित शैवाल है, इन सभी का प्रयोग है वो कब करते हैं, बुआई के 7 दिन बाद करते हैं। तो याद रखना आपको
एजोला हो चाहे यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो, इन दोनों का प्रयोग क्या है, बुआई के लगभग 7 से 8 दिन बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। धान की किस उपजाति को ट्रॉपिकल राइस कहा जाता है, इंडिका, जेपोनिका, जवानिका और कोई नहीं। पहले तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। धान की जो यानी कि इंडिका पर उपजाति है इसे क्या है, ट्रॉपिकल राइस कहा जाता है। जेपोनिका की बात करें तो जेपोनिका की इसे क्या कहा जाता है, टेम्परेट या फिर क्या है, सब ट्रॉपिकल राइस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जेपोनिका प्रजाति है इसे क्या है, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल राइस कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। जवानिका की बात करें तो इसकी बात करें, ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया के अंदर उगाया जाता है और इसे बालू धान या जंगली धान कहा जाता है, और यानी कि जो इंडिका है इसे ट्रॉपिकल राइस के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 किलोग्राम शुष्क धान के उत्पादन के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि 1 किलोग्राम ड्राई राइस प्राप्त का यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पहला ऑप्शन है 50 लीटर, बी नंबर ऑप्शन है 500 लीटर, सी नंबर है 5000 लीटर और डी नंबर है 7000 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कितना, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5000 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस फसल की जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है, यानी कि जल उपयोग क्षमता, जितना हम जल दे रहे हैं उसे, उसका उपयोग सबसे कम कौन सा करता है। पहला ऑप्शन है रागी, बी नंबर है गेहूं, सी नंबर है धान और डी नंबर है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान। धान की जो जल उपयोग क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, और जो सबसे ज़्यादा जल उपयोग क्षमता होती है वो किसकी होती है, रागी की होती है। तो ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। तो धान की जल उपयोग क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत,